औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामान ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामान आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें आप अक्सर अदारा आपकी आवाज़ पर सुनते रहते हैं, हमारे लाइव प्रोग्रामों में हमारे साथ मौजूद होते हैं। बड़ा कीमती उनका टाइम होता है, बड़ी मुश्किल से वो टाइम निकालते हैं और आपके लिए। तो सामाइन बैरिस्टर अमजद मलिक साहब जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, हाल ही में उनका एक प्रोग्राम हमने ऑन एयर किया है। अब मैं बैरिस्टर साहब का तारफ़ क्या करूँ। बैरिस्टर साहब इस वक्त आप इसहाक डार साहब को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं चूँकि वो ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं। तो बैरिस्टर साहब इस वक्त क्या हालात हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है। आपकी आवाज़ को आपने हमारी आवाज़ बना के सामीन तक पेश किया है, और जो भी सुलझते उलझते हुए मसाइल हैं उनको लेके आते हैं और फिर हमसे बाज़ पुरस भी करते हैं, जवाब भी लेते हैं और लोगों तक उसको पहुंचाते भी हैं। मैं बड़ा मशकूर हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की अवलीन जो तरजीह है वो इक्तसादी पहिए को घुमाना है। इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम से कम करके इस्तेकाम लाना है, इक्तसादी पहिया गंवाना है, और पाक चाइना तल्लुकात के जो फ़रोग है उसके ज़रिए सी पैक को रिवाइव करना है, पाकिस्तान के कर्जे को कम करना है, ये जो कसाद बाजारी है उसको कम करना है। ये सबसे अव्वलीन तरजीह है। IMF के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, कामयाबी से चल रहा है काम। दोस्त मुमालिक के साथ रीबिल्डिंग एक्सरसाइज चल रही है। आपने देखा है कि मुतवातर तुर्की, सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों के, चाइना के दौरे हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप मुझे मेरे टू पेंस पूछे, यानी दो लफ्जों में पूछे, तो इक्तसादी तरक्की और जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स उभरे हैं पिछले माह में या पिछले सालों में, उसको कम करके पाकिस्तान को इक्तसादियात, बेहतर इक्तसादियात की तरफ लेके जाना है, ताकि बुरी मईशत जो है खुदा ना खास्ता कोई हमारे मुल्क के अंदर कोई सानिया ना पैदा कर दे, या कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट कर जाए। तो ये है मेरा जो तज्जिया है दो लफ्जों में। मलिक साहब आजकल जो है वो किसी ऑपरेशन की भी बातें चल रही हैं। ख्वाजा आसफ साहब ने भी फरमाया कि चंद दिनों तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये क्या हो रहा है? देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरिया में काफी सारे इश्यूज हैं, और जब से तालिबान की हुकूमत आई है हमारे उनके साथ कोई वो जो गुड कॉप बैड कॉप वाला काम है फिर दोबारा शुरू हो गया है। TTP ने दोबारा सर पकड़ना शुरू कर दिया है। पिछली हुकूमत ने उनके साथ बारगेन या डील करके उनके जो जंगजू थे उनको रिहा कर दिया था। अब वो दोबारा सर पकड़ रहे हैं। आपने स्वात के वाकयात देखे हैं, सियाहों के साथ जो कुछ हो रहा है वो देखा है, और वहाँ हुकूमत भी जो है वो ऑपोजिशन की हुकूमत है KPK में। तो मेरे ख्याल में इसको आप मिलके, या तो आप मिलके हल कर सकते हैं, या फिर अगर अदम एतमाद या अदम इत्तेफाक इस तरह का होगा तो फिर फौजी ऑपरेशन ही इसका हल रहेगा। बातचीत उनसे की जाती है जो आपके खिलाफ असले का इस्तेमाल ना करें। अगर वो आपके आर्म फोर्सेस को मारें या उनको शहीद करें और रियासत के खिलाफ उसकी रिट को जो है वो चैलेंज करें, तो फिर फौजी ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता रहता नहीं। हम ज़रबे अज़ब कर चुके हैं, इससे पहले भी फौजी ऑपरेशन हुए हैं। मेरा ख्याल एक दफा फिर जो खबरें हैं कि वो सर उठा रहे हैं और उसको कुचलने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन की बातचीत कर रही है, तो ये एक सरासर फौजी फैसला होगा कि वहां पे ऑपरेशन की जरूरत है नहीं है, और फौजी फैसले के खिलाफ ऊपर पार्लियामान को अपना माइंड अप्लाई करना होगा, गवर्नमेंट को नॉट देनी होगी और पार्लियामान में इसके ऊपर इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। मेरे ख्याल में ऐसे मामलात के ऊपर तमाम जो मुल्क की अवाम जो है वो हमेशा साथ देती है, ताकि हमारे फौजी पूरी ताकत के साथ दुश्मन के साथ नबर्द आजमा हो। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन जिस तरह का भी होगा दुश्मन के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होते, तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये कोई ऐसा ऑपरेशन होगा भी तो ये सिर्फ दहशत गर्दों को उनका कला कमा करने के लिए होगा। बाकी जो पॉलिटिकल मुनाफरत या डिवीजन या इसकी वजह से जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑपोजिशन लॉक हॉर्न है, उसका हल सियासी ही होता है और उसका सियासी ही हल होगा।
ये ऑपरेशन सरासर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मल साहब, जब से नई हुकूमत आई है या साबका हुकूमत गई है, जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस दिन से लेकर इस वक्त तक तो काफ़ी पाकिस्तान आगे जा चुका है, पंजाब आगे जा चुका है। बहुत सारी चीज़ें, हमारा जो डॉलर जो है वो मुस्तकम हो चुका है, तकरीबन आस्ता आस्ता जो है डॉलर नीचे जा रहा है। उसके बावजूद ये सोशल मीडिया पे जो हर वक्त ये कुतखाना खुला रहता है। ये राजा साहब, सोशल मीडिया की साइंस जो है ये टोटली डिफरेंट है। हमने उसके ऊपर पैसे खर्चे नहीं हैं, और तहरीक इंसाफ ने, ऑपोजिशन ने इसके ऊपर पैसा लगाया है। उनके मेंबर साजी की है, उन्होंने बैरून मुल्क मेंबर बनाए हैं, उन पैसे को यही सेव किया है और फिर इंडस्ट्री की तरह सोशल मीडिया पे लगाया है। तो वो झूठ सच का जो है कोई फर्क नहीं है। आपको वो ऐसी खबर देंगे जो फटाफट आपकी अटेंशन डाइवर्ट करेगी और लेगी, आपकी तवज्जो हासिल करेगी। उसके लिए वो किसी भी हद पर जा सकते हैं, उसके लिए वो किसी भी शख्स जिंदा को मार सकते हैं ताकि लोगों में सनसनी पहले, ऐसी चीज को खबर बना के पेश कर सकते हैं जिससे आप में डर, खौफ या हुकूमत के खिलाफ नफरत फैले। उसके लिए काफी सारे कवानीन हैं भी, बनाए भी जा रहे हैं। और शेफ को ग्रेन से अलहदा करने के लिए, यानी अच्छी खबर को जाल साजी और नेगेटिव खबर से अलहदा करने के लिए कार्रवाई हो रही है। इंशाल्लाह ताला इसका हल यही है कि इनकी फंडिंग रोकी जाए और अच्छी खबर को प्रमोट किया जाए और ऐसे जराए पैदा किया जाए जिससे आप जैसे लोग जो सालों से खिदमत कर रहे हैं उनकी बात सुनी जाए, रादर देन वो टॉक कोई कंप्यूटर के ऊपर बैठ के कोई जानवर की शक्ल लगा के वो ऐसी बात करे जिसका किसी के साथ तल्लक नहीं हो, और वो आप में सनसनीखेजी, नफरत, डिवीजन और नातफाकी पैदा करे। तो ये कौमी एक एक्सरसाइज होती है। हम बहुत ज्यादा मुनाफरत का इस वक्त शिकार हैं। जब तक कि इसके ऊपर आप हाथ नहीं रखते नरम और कंपैशन के साथ, जो अदारे मौजूद हैं, पार्लियामान मौजूद है, उसमें बहस करके ऐसी चीजें, ऐसे कवानीन नहीं बनाते जिससे पाकिस्तान में पोलराइजेशन का खात्मा हो, फेक न्यूज का खात्मा हो और किसी की पगड़ी उछालने की इजाजत ना हो, और अच्छी म्यारी खबर की, म्यारी तनकीद की प्रमोशन हो। आप भी तनकीद करते हैं और हम खंदा पेशानी के साथ आपको जवाब देते हैं। तो इस तरह की तनकीद, और ऐसी तनकीद जो कि बंदा पहचान ही नहीं आगे कौन है, और वो माँ बहन एक कर रहा है और उसको पूछने वाला कोई नहीं और बताने वाला कोई, और ये भी नहीं पता वो साउथ अफ्रीका में है, लंदन में है या किसी और मुल्क में है, और वो गालियां निकाल रहे हैं और आर्म फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं, जजों को निशाना बना रहे हैं, जो फैसला उसको पसंद नहीं है उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ऐसी चीजों की इजाजत नहीं होनी चाहिए। कोई भी मुल्क इजाजत नहीं देता। बरतानिया में 10,000 इंटरनेट वॉच ऑर्गेनाइजेशन साइट्स को बंद करती है। तो इसका मतलब है कि आजादी इज़हार राय एक चीज है और मादर पिदर आजादी एक चीज है। तो यहाँ भी रिस्पॉन्सिबल कवानीन है। आप अच्छी बात कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं। बोरिस जॉनसन और जो हमारे वजीर आजम है इस वक्त, जो भारत नजाद जो हैं, उनको तनकीद का निशाना बना सकते हैं। ऑपोजिशन लीडर को तनकीद का निशाना बना सकते हैं, केयर स्टारमर को, लेकिन किसी की पगड़ी नहीं उछाल सकते। सख्त कवानीन है और वो आपकी साइट बंद कर देते हैं अगर आप हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट के या न्यूड सीन या इस तरह की होते हैं। तो वो इंटरनेट वॉच ऑर्गेनाइजेशन पीटीए की तर्ज का अदारा है जो बिल्कुल बंद कर देता है उन साइट को। हमें भी मेरा ख्याल चेक एंड बैलेंस लाने की जरूरत है और इस तरह की जो फंडेड एक्सरसाइज है उसको कटेल करने की जरूरत है। बैरिस्टर साहब, आपने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम जो आपकी ज़ेर निगरानी ऑर्गेनाइज़ हुआ, आप वहाँ भी मौजूद थे। नवाज शरीफ साहब जब सदर बने और जीत की खुशी में आपने सब कुछ किया, और हमने देखा पहली दफ़ा जो ओवरसीज़ की टीमें गई हुई थी उनको इज़्ज़त मिली, उनके साथ बातचीत की गई और आपने इज़्ज़त दिलवाई। और अब आप एक मुस्लिम लीग नवाज का एक माथा है, आपकी पहचान है ओवरसीज़ के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के हवाले से। गो कि आप पेशे के लिहाज से जो है वो बैरिस्टर है। तो जब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, अब आपकी नब्ज़, आपका हाथ जो है वो नब्ज़ पर है, तो इन्हें सुननी चाहिए और जो कमेटियां बनानी चाहिए, कोई पोस्टें देनी चाहिए, कोई जिम्मेदारी आपको मजीद देनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक तो जनरल काउंसिल में इजलास का मामला है तो बहुत सारे लोग इस दफा पहली दफा 35 के करीब ओहदेदारान लाहौर में शरीक थे जनरल काउंसिल के इजलास में, और वो वोट डालने गए थे अपने महबूब कायद को। और हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने उस इजलास में शिरकत की और उनकी इज्जत अफजाई हुई। मैंने जो पाकिस्तान के दौरे में
उनको जो लंच किया उनका सऊदी अरब के सदर के साथ मिलकर, वो एक किस्म का उनको सराहना था कि वो पंजाब के कैपिटल में मौजूद हैं और वो स्पेशल आए हैं और उनकी पजीराई होनी चाहिए। तो डिफरेंट ममालिक के लोगों ने शिरकत की और ये बड़ा अच्छा खुशाइंद एक मामला था कि जिसके ऊपर एक लंच जो है वो खुली कचहरी बन गया और लोगों से उनकी राय ली गई, लोगों से उनके मामलात के ऊपर, उनके मुल्क के मामलात के ऊपर, चाहे कनाडा हो, चिली हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोप के ममालिक हों या गल्फ के ममालिक हों, तो लोगों ने अपने अपने मामलात के ऊपर अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की। तो वो एक खुली कचहरी की शक्ल इख्तियार कर गई और वो उसकी रिपोर्ट जो है वो डार साहब को दी गई, प्राइम मिनिस्टर को दी गई और शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहबा को दी गई, ताकि पता चले कि हमारे साहिबीन जो मुल्क से बाहर से आए हैं वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या उनके दावे हैं, क्या उनके प्रोमिसेस हैं, क्या पाकिस्तान से वो चीज तलब करते हैं। तो वो एक अच्छा एक एक्सपीरियंस था। जहां तक आपने जॉब का कहा है, मेरे पास चीफ कोऑर्डिनेटर का ओहदा है जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं काम कर रहा हूं और सदर इंटरनेशनल अफेयर्स के जो वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के सागदार साहब। मेरा काम आपकी बातें उन तक पहुंचाना है जो कि मैं आसान तरीके से पहुंचा रहा हूँ। ओहदा देना ना देना प्रोगेटिव है गवर्नमेंट का, वजीर आजम का। अगर वो हम में से किसी को चुनते हैं और जिम्मेदारी देते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस शख्स की जिम्मेदारी लगेगी वो पूरी हिम्मत जहत एफर्ट्स के साथ तारकीन वतन की खिदमत करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पिछले 5 साल 10 साल में काम किया है। अफजाल भट्टी साहब हैं, जुबैर गुल साहब हैं, कैप्टन खालिद शहीन भट्ट साहब हैं, नासिर भट्ट साहब हैं, हमारे अजी ये बार्सिलोना के हैं अमानत मेहर साहब हैं, परवेज संदीला साहब हैं। बहुत सारे लोगों ने काम किया, नूरुल हसन तनवीर साहब हैं, चौधरी शफी साहब हैं, बड़े लोगों ने काम किया है ओवरसीज में। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ओपीसी के बोर्ड के ऊपर, ओपीएफ के बोर्ड के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ओवरसीज मिनिस्ट्री में, तो कम से कम आप 15-20 लोगों को खपाएंगे ताकि ये लोग आगे बढ़ के आपके एम्बेसडर का रोल अदा करें और हमारे जो मुल्क से बाहर 10 मिलियन के करीब लोग हैं उनकी आवाज बने, उनकी पार्लियामान में आवाज मजबूत करें, उनकी पाकिस्तान में आवाज मजबूत करें और उनकी जो जायज ख्वाहिशात है, कब्जा के केसेस का खात्मा, ओपीसी को दूसरे सूबों में ले जाना, एयरपोर्ट डेस्क, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल रिफॉर्म्स हों कि आपकी लैंड रजिस्ट्री रिफॉर्म के जरिए डिजिटलाइज हो और आपकी जो एडवाइजरी काउंसिल बने प्राइम मिनिस्टर के नीचे जिसके साथ आपसे मुशावरत की जाए। तो ये वो चीजें हैं जो पार्लियामान में सीटों के जरिए आपकी आवाज जो है पाकिस्तान में मुस्तकम की जाए। इस तरह के इकदाम से ओवरसीज के दिल जीतने में मदद मिलेगी और पूरी कोशिश करेंगे कि ये काम जल्द से जल्द सरअंजाम हो ताकि आप लोगों के लगे कि मुस्लिम लीग ने हमेशा तारकीन वतन की खिदमत की है और इस दफा भी हम खिदमत में पीछे नहीं है। बाकी जाती जॉब का मैं समझता हूँ ये क़यादत के ऊपर छोड़ना चाहिए। अच्छा काम बहुत सारे लोगों ने किया है तो वो फैसला करें। ये फैसला तो उन्होंने करना है कि किसको जिम्मेदारी देनी। मल साहब, आए दिन आपने देखा कि कल बरतानिया में भी गालबन जो है पीटीआई ने मुजाहरा किया, पाकिस्तान से एमपीएस वगैरह आ जाते हैं और उसके बाद गैदरिंग होती है, आलों में खाने खाए जाते हैं, नाम जो है वो डेमोस्ट्रेशन का दिया जाता है, इमरान खान साहब की आज़ादी की बात की जाती है। तो कितना बड़ा इज्तिमा हुआ था बरतानिया में? नहीं, मेरा ख्याल बरतानिया में जोर टूट गया है इनके मुजाहरों का जब से मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान चले गए हैं। अब तो ये फेस सेविंग कार्रवाई है। उनको पता है कि पाकिस्तान में कोई तहरीक नहीं चल रही इमरान खान साहब की रहाई के लिए और इमरान खान साहब अपने केसेस का जो है वो सामना कर रहे हैं। बाहर इनकी जाहिर है ओवरसीज की पजीराई है, इसके ऊपर इनके ऊपर काम हुआ है। तो जब भी कोई शख्स आता है बरतानिया या किसी और मुल्क में तो वो कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए जिससे ये लगे कि हमने इमरान खान के लिए कार्रवाई की है। कार्रवाई तो उस विजिटिंग शख्स के लिए की गई होती है जो उस मुल्क को विजिट कर रहा होता है। वो 400-500 बंदे को इकट्ठा करके खाना खिलाते हैं और उसको नाम देते हैं कि इमरान खान को रिहाई के लिए कार्रवाई की गई है। जो कार्रवाई करनी है वो तो पाकिस्तान में होनी है और वो वकला के जरिए होनी और वो अदालतों में होनी है। तो इस तरह के बंदे बुंदे इकट्ठे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब को अपना मुकदमा और मुतालबा जो है वो अदालतों के सामने ही रखना पड़ना है और पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो अपनी जमात के जरिए गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन या उनके साथ बातचीत के जरिए पॉलिटिकल सेटलमेंट हो सकती है।
पहले तो वो गुरेजा रहे हैं कि मैंने तो फौजियों से ही बात करनी है। सियासतदान फौजियों से बात नहीं करते, सियासतदान सियासतदानों से बात करते हैं। तो इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने से गुरेजा रहे। ऑपोजिशन में आए तो शेडो कैबिनेट बनाने की बजाय असेंबलियों से इस्तीफा दे दिया। जब आप सही ऑपोजिशन में आए हैं तो उनकी ज्यादा सीटें होने के बावजूद वो हुकूमत नहीं बना सके, क्योंकि वो अपने सियासतदानों के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। जरदारी साहब के साथ वो बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हुकूमत कैसे बनाएंगे? तो फिर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत बना ली। तो ये उनकी कमजोरी है कि उन्होंने हमेशा ऑपोजिशन को दीवार से लगाया, लोगों के ऊपर हीरोइन के मुकदमे डाले, लोगों को जेल में रख के वो खुश होते थे। वो अजियत पसंद आदमी है। लोगों के जेलों में नीचे शक्कर फेंक के कीड़ियां भेजना और जमीन पे लटाना। शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त के वजीर आजम, अगर आप उनकी कहानी सुने तो आपको पता चले कि इमरान खान साहब कितने अजियत पसंद आदमी है। न्यूयॉर्क में खड़े होके कहते हैं मुझे पता चला है कि नवाज शरीफ एसी में रह रहे हैं, मैं जाके उसका एसी उतरवा दूंगा। और आजकल आप वो खुद जो हैं वो एक्सरसाइज मशीनों और देसी कुकड़ों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। तो आपको गले गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब आप गवर्नमेंट या ऑपोजिशन में होते हैं, गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन मिलके कारोबारी मुमलकत चलाते हैं, आप हमेशा बातचीत के दरवाजे खुले रखते हैं, आप नेशनल इंटरेस्ट में हमेशा अपना किरदार अदा करते हैं, जाती केसों को साइड पे रखें, मुल्की मफाद में आप बातचीत कभी भी नहीं छोड़ते। अभी भी जो अज़्म इस्तेकाम जो ऑपरेशन हो रहा है वो अकेले नहीं हो सकता, उसमें गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन मिलके काम करती है, उसमें अवाम साथ देते हैं। आपकी अफवाज ने दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो आपको कोई डर नहीं होना चाहिए, आपको उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। अगर वो लोग आप आज उनके हाथ नहीं रोकते, कल को वो आपके कैपिटल पहुंच जाएंगे, तो फिर कैसे रोकेंगे? जब आप पानी सर से गुजर जाएगा तब आप रोकेंगे। तो ऐसी मामलात के ऊपर इमरान खान साहब का हाफजा भी कमजोर है और माजी भी कमजोर है। तो मेरे ख्याल में उनको समझना चाहिए कि जब वो गवर्नमेंट में थे ऑपोजिशन के साथ हाथ मिलाना चाहिए था, जब वो ऑपोजिशन में है तो गवर्नमेंट की तरफ हाथ मिलाना चाहिए। ये उसकी कमजोरी नहीं होगा, ये उनकी बुर्दबारी होगा कि मैं गवर्नमेंट के साथ इशू बाय इशू बात करने के लिए तैयार हूं, नेशनल इंटरेस्ट में बात करने के लिए तैयार हूं, अपनी जात के मामले के ऊपर मैं अदालतों से चाहूंगा कि मेरे साथ इंसाफ हो। ये वो लाइन है, अगर कोई लीडर हो तो वो इख्तियार करता है। लेकिन इमरान खान साहब अभी भी वो इंतकामी जो उनका रवैया है उससे निकले नहीं है। अब वो कहते हैं कि अगर आप मुझे नहीं निकालते तो मैं मुल्क को नुकसान पहुंचाऊंगा। ये प्रोटेस्ट और ये इस तरह की चीजें और ऑपरेशन की मुखालफत और अपने इलाके में सियाहों को निशाना बनाना और सोशल मीडिया के ऊपर अदारों को निशाना बनाना, मेरा नहीं ख्याल। हमने ऑपोजिशन में बड़ा टाइम देखा है, आपने विटनेस किया है, हमने मुशर्रफ की ऑपोजिशन की है, हमने जनरल बाजवा की ऑपोजिशन की है। हमने कभी भी अपने अदारों को निशाना नहीं बनाया, हमने कभी भी फौज को बहसियत फौज निशाना नहीं बनाया। हमने फौज के सियासी किरदार की मुखालफत जरूर की है। हमने जरूर कहा है कि धरना भरने के लिए अपनी बीबियों को ना भेजें, रिटायर्ड फौजियों को ना इन्वॉल्व करें। ये आज वो बच्चे दे रही है वो लाकानूनियत जो आपने शुरू की। लेकिन हमने कभी भी सिपा सलार को या सिपा सलार के फैसले को या हमारी किसी जंग को या हमारे किसी ऑपरेशन को या हमारे किसी शहीद को उसका मजाक नहीं उड़ाया। हमेशा उनके साथ रहम वाला मामला रखा, हमेशा उनके साथ पुरसा दिया और हमेशा उनको उन शहीदों को सलाम किया जिन्होंने अपना कल हमारे आज पे कुर्बान किया और जिन्होंने अपनी कुर्बानी अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी दी, अपने आप को शहादत के लिए पेश किया और अपनी मादरे वतन के लिए अपनी जान की बाजी लगाई और हमारे लिए अपनी। हमने कभी भी शहीदों का मजाक नहीं उड़ाया, शहीद हमारा फख्र है। और ऑपोजिशन ने हमेशा सोशल मीडिया के जरिए चाहे कोई हमारा कमांडर शहीद हो चाहे नौजवान शहीद हो, इन्होंने हमेशा उनका मजाक उड़ाया है। कौमें इस तरह बिहेव नहीं करती कि आप अपने मौसनों को ही अपने जो है अताब का निशाना बनाएं, इससे आप टूटते हैं, मजबूत नहीं होते। मल साहब, हम आपको साल से जानते हैं, हम इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम बनाते हैं, आप लॉ के स्टूडेंट भी हैं, बैरिस्टर हैं। आप जैसा बुर्दबार मैंने देखा कि मैंने 20 इंटरव्यू आपके किए हैं, मैंने वही देखी टून देखी है जो शुरू में होती है और एंड पे होती है। इतने सालों से पहले भी आप इसी तरह धीमी आवाज़ में बोलते थे और अपना मुद्दा बयान करते, आज भी करते हैं। क्या बात है कि जो भी वज़ीर आज़म बनते हैं किसी भी पार्टी के, तो वो अपनी पार्टी में या अपनी जमात में उन लोगों का चुनाव नहीं करते जिनकी लोगों के साथ अप्रोच हो, जो पब्लिक में रहना पसंद करते हो, जो सबके साथ बातचीत कर सकते हो, जो अच्छा मशवरा दे दे।
लेकिन जब भी हुकूमत आती है, एक तो चले नासिर भट्ट साहब अच्छे वर्कर थे, उनको पोस्ट मिल गई, वो सेनेटर बन गए, किसी और को भी मिल जाएगी। वज़ीर आज़म साहब के पास मशीर कान होते हैं। वज़ीर आज़म हर वक्त सड़कों पर जाकर लोगों के घरों में जाकर नहीं पूछ सकते, उनके जो मशीर ही होते हैं वो दूसरे लफ्ज़ों में वज़ीर आज़म का ही काम करते हैं। ये बदकिस्मती है कि सब कॉन्टिनेंट में जब हुकूमत आती है तो ब्यूरोक्रेसी हाला डाल लेती है वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द, और आपकी जो वर्कर हैं उनकी रसाई लिमिटेड हो जाती है, जिसकी वजह से फैसला साजी में एक अहम किरदार ब्यूरोक्रेसी का हो जाता है। आपने काम लीडरशिप के साथ किया होता है, ब्यूरोक्रेसी के साथ नहीं किया होता। इस वजह से हुकूमत में आने के बाद जो वर्कर असल जेन्युइन वर्कर है उसको मज़ामत का सामना करना पड़ता है, लॉबिंग शुरू हो जाती है, और अच्छे बुरे का चुनाव जो है वो शुरू हो जाता है, और जो जितने पानी में होता है उतना आगे जा सकता है, क्योंकि उनके तल्लकात इंटरनल मैकेनिज्म तल्लकात शुरू हो जाते हैं, या आपकी जो पैसे सरमायाकार हैं उनकी रसाई बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अगर जमहूरियत मजबूत होगी, तो जब जवाबदेही होगी और पार्टी में जवाबदेही शुरू होगी और लोग बैठना शुरू होंगे लीडर के सामने, तो इस तरह की बातें फिर खुलना शुरू हो जाती हैं और पता लगना शुरू हो जाता है कि कहाँ हक तलफी हो रही है, कहाँ बेहतरी हो रही है, कहाँ डिसीजन साजी बेहतर है, कहाँ डिसीजन मेकिंग में फ्लॉ है, कहाँ अपने लोगों को ज्यादती हो रही है, कहाँ अपने लोगों को फायदा हो रहा है, और कहाँ और क्यों फायदा हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला ये पार्टी जवाबदेही करेगी तो बेहतर हो जाएगा। मियां नवाज शरीफ का सदर बनना एक अच्छा ओमन है। अगर वो ये अकाउंटेबिलिटी शुरू करेंगे तो गवर्नमेंट बेहतर फैसला साजी करेगी और लोगों की हक तलफी नहीं होगी। मेरे ख्याल में जो चीजें 90 दिन में 100 दिन में हो जानी चाहिए उनको साल पे नहीं छोड़ना चाहिए और अच्छे लोगों को लाना चाहिए, लगाना चाहिए। उससे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी कारकर्दगी बेहतर होती है। मरियम नवाज शरीफ को चीफ मिनिस्टर लगाना एक अच्छा फैसला था। आप देखिए उसके डिविडेंड निकल रहा है, क्योंकि एक अवामी आदमी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे है। वो उसको पता है, क्योंकि उसने अवाम के साथ राब्ता किया पिछले 4-5 सालों में, तो उसको पता है कि अवाम के क्या मसाइल है। और 100 दिनों में जिस तरह की उन्होंने मैराथन एक्सरसाइज की है, उससे समझ आती है कि उनकी उनकी नब्ज पे उनका हाथ है, अवाम की नब्ज पे। इसी तरह हमारे ओवरसीज या बाकी महकमों में भी काम की जरूरत है, लॉ में रिफॉर्म्स की जरूरत है, आपके एनवायरनमेंट पे काम होने वाला है। तो ये अगर आप पार्टी के ऊपर किए जाने वाले काम को आगे लेके चलेंगे तो वह वहीं से शुरू हो जाएगा जहां मंशूर बना था। अगर आप नए लोग ले आएंगे तो वो मंशूर को पीछे छोड़ देंगे, वो अपने एजेंडे लेके चल पड़ेंगे। तो ये आपकी बात अच्छी है। मेरे ख्याल में किंगशिप वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, अवामी एटीट्यूड होना चाहिए और अच्छे लोगों को लाना चाहिए, और उसमें कोई दो आर नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने अच्छा काम किया है वो डिजर्व करते हैं, उनको आगे लेके आए। और उसके लिए लॉबिंग का ना करें, लॉबिंग ना करवाएं, उसका नुकसान होता है। ब्यूरोक्रेट्स को नहीं पता होता कि सर जो लीडर हैं वो उनको कहाँ इस्तेमाल करना है। ये लीडर का काम है, लीडर अपना काम करे और अपने लोगों को आगे लेके जाएं, और जिन लोगों ने काम किया उनको सराहें, अपनी टीम में बिल्ड करें, अपने बंदे लाएं। उनकी जिम्मेदारी हो कि आपने आगे अपनी जगह 3 लोग ट्रेन करने हैं। जो सदर वजीर बने या जो वजीर बने या जो एडवाइजर या SAPM बने, वो अपने साथ 3 लोग वैसे पार्टी के लगाए जिनको ट्रेन करे, ताकि आने वाले दिनों में लीडरशिप जो है वो पैदा हो सके और वो सीखे काम। यानी एक वजीर 3 वजीर को साथ लेके चल रहा हो, 3 वजीर अंडर ट्रेनिंग हो। यानी आबद शेर अली वजीर है तो वो 3 यूथ के लोग साथ लेके चले, वो 3 आबद शेर अली बनाए, ताकि आने वाले इसी तरह तलाल चौधरी इंफॉर्मेशन के 3 लोगों को आगे ट्रेन करे, मरियम औरंगजेब 3 लोगों को अपने साथ ट्रेन करे, ये ताकि आपकी आगे लीडरशिप पैदा करे। हमने तो ओवरसीज में इसी तरह काम किया है। मुझे जब से चीफ कोऑर्डिनेटर का ओहदा बना है, मैंने 8 से 10 लोगों को अपने साथ ट्रेन किया है कि ये ओहदा सदा मेरे साथ नहीं रहना। जब मेरा ये ओहदा ना हो तो नीचे मेरी जगह लेने वाले लोग मौजूद हों, और PhD लेवल के लोगों को 2-3 लोगों को साथ मिला के काम करवाया, उसको मंशूर में काम करवाया, उसको पार्टी रीऑर्गेनाइजेशन में काम करवाया कि एकदम डार साहब पूछे ये मलिक साहब आपको हम इधर उधर कर रहे हैं तो आपकी जगह किसको लगाएं। तो मैं इस पोजीशन में हूं कि उनको 3 से 10 नाम दे सकूं कि आप इसमें से किसी को भी लगाएं तो वो अमजद मलिक जैसा काम करेगा। तो मेरे ख्याल में पार्टियों में भी इस तरह की जैद की। मलिक साहब, एक उधरीना मसला था, जो टेलीफोन पे टैक्स सुना था कि टैक्स ख़त्म हो गया, लेकिन पता चलता है टैक्स ख़त्म नहीं हुआ। इसी तरह जो वीज़ा सिस्टम है, वीज़ा जो दिया जाता है, वो वीज़ा भी मलिक साहब उसके भी फीसें हों, अभी ये कार्ड बनवाएं, वो कार्ड बनवाएं, ओवरसीज़ कार्ड बनवाएं। एक ही दफ़ा ओवरसीज़ को कुछ दें तो सही ना, खाली फीसें ही लेनी है ओवरसीज़ को देना कुछ नहीं है।
दो तीन चीजें हैं। एक तो जो फोन टैक्स है उसके ऊपर बजट में मेरा ख्याल है कि बजट में खात्मे के लिए रिकमेंडेशन रखी है। लेट्स सी बजट पास हो जाता है तो उसके ऊपर मैं आपको मतले करूंगा। मेरा ख्याल है कि जो टैक्स है वो कम किया है फोन का टैक्स। जो पासपोर्ट के ऊपर एक वजीर साहब का बयान आया था, तो मेरा ख्याल है पासपोर्ट की पाबंदी सिर्फ उनके ऊपर होगी जो रेफ्यूजी स्टेटस ले चुके हैं, और बाकी लोगों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। वो पासपोर्ट ले सकेंगे अपना नॉर्मल जो पासपोर्ट पॉलिसी मैनुअल पॉलिसी है उसके मुताबिक अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकेंगे। वीजे का आपने जहां तक कहा है नाइकोब कार्ड के ऊपर, नादरा में आपको पता है इस वक्त फौजी साहब बैठे हैं जो हेड ऑफ नादरा हैं, और वो इसको रीवैम्प कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ये दो ही कार्ड हों, एक कार्ड शनाख्ती कार्ड हो पाकिस्तान के लिए और एक कार्ड नाइकोब कार्ड हो मुल्क से बाहर रहने वालों के लिए। और इंशाल्लाह ताला इसमें मजीद भी चेंजेस लेके आएंगे। थोड़ा सा और सब्र कर लें। इंशाल्लाह ताला ओवरसीज के वजीर जो हैं इसके ऊपर अपना माइंड रेंगलिंग कर लें, ताकि हम उनसे जब मिले तो वो अपनी स्टडी कर चुके हों। तो इसके ऊपर जरूर बेहतर कार्ड इसको बनाने की कोशिश करेंगे। काफी सारी तजावीज हैं कि बैंक कार्ड भी ये बन जाए, डिजिटल आपका अकाउंट कार्ड भी बन जाए। काफी तजावीज हैं जो हमसे भी मुशावरत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपकी आरा को भी मद्देनजर रखें और आपकी जो तजावीज है उनको भी मद्देनजर रखा जाए, और ताकि पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड इस सिलसिले में जो भी सहूलतें तारकीन वतन को दी जा सकती हैं वो दी जा सकती। मलिक साहब, आखिरी दो छोटे छोटे सवाल हैं। मलिक साहब, एक तो ये जो ब्यूरोक्रेसी की आपने बात की है कि इनको लगाता कौन है? जो आप बेहतर, जिस मुल्क में बंदा रहता है उसको बेहतर पता होता है कौन लोग कैसे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, या टोटली खाली सरकारी काम कर रहे हैं या आवाम का कार। ये सफ़ीर जो लगते हैं ये किस लिए लगाए जाते हैं? हुकूमत टू हुकूमत लगाए जाते हैं, इनका कोई तल्लुक नहीं होता आवाम के साथ? नहीं, तो जो फॉरेन मिनिस्ट्री सफीर लगाती है वो तो फॉरेन ऑफिस के मुलाजमीन होते हैं, फॉरेन ऑफिसर अपने लगाती है। वो तो एक ऑन गोइंग एक्सरसाइज होती है, उसका हुकूमत से इतना तल्लक नहीं होता। बाकी सफीर जो बाहर से लिए जाते हैं, जो पॉलिटिकल अपॉइंटी होते हैं, वो तो ज्यादा नहीं होते। 60 में से बड़ी मुश्किल 10% होंगे, उसमें से भी 2-3 फौजी होते हैं। तो बड़ी मुश्किल से 4-5 सफीर लगते हैं जो पॉलिटिकल अपॉइंटी होते हैं, जैसे वाजिद शमसल हसन साहब थे, या शहरी रमान थी अमेरिका में, हसैन हकानी साहब थे अमेरिका में। तो ये तो 1-2-4 लगते हैं, ज्यादातर तो फॉरेन ऑफिस के एम्प्लॉय होते हैं। मेरे ख्याल में पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी और फॉरेन सर्विस को दोबारा जहद तय करना होगी कि हमने अवामी खिदमत करनी है या हमने सिर्फ लोगों के ऊपर जो है वो नौकरशाही की तरह हुकूमत करनी है। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। मेरे ख्याल में चाइनीज मॉडल को सामने रखे, उन्होंने तजारत के शोबे में बहुत ज्यादा तरक्की की है, क्योंकि उनके सफारत खानों ने ऐसे अपॉर्चुनिटीज पैदा की हैं कि लोग यहाँ पढ़ने आ सकें, लोग यहाँ अपना माल बेच सकें। वो उन्होंने बैंकों के जरिए ऐसी तरसीलात की हैं कि यहाँ 1 पाउंड शॉप हर जगह आपको मिलती है, सारा सामान चाइनीज है। हमारे पास इतना कुछ है बेचने को, लेकिन हमारी मार्केट तक रसाई नहीं है। हमारे पास आम है, चावल है, सर्जिकल आलात हैं, डिफरेंट अशिया हैं जिसको हम इस मार्केट में बेच सकते हैं, कॉटन है, लेकिन हम उस तरह पजीरा ही नहीं ले सके। हमारा सफारत खाना खानों से और वो क्या कहते हैं राया के ऊपर हुकूमत करने से नहीं निकल सका। उनका काम है जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा करना, उनका काम है नर्सों डॉक्टरों को यहाँ खपाने के लिए एक्सरसाइज करना, उनका काम है आने वालों को वेलकम करना, उनका काम है नए आने वालों के लिए रास्ते पैदा करना, और यहाँ खुली कचहरियां करना, ताकि लोग जो जहाँ रह रहे हैं वो अपना बता सके, अपने तजर्बात से हमें इस्तेफादा कर सके। उनके पास तो फिगर ही नहीं होगा कि उनके मुल्क में कौन से लोग नए आए हैं, कौन से लोग पुराने हैं, कितने इस महीने आए हैं, कितने नए। उनका कोई वेलकम ही नहीं है, वेलकम का कोई पैकेज ही नहीं है कि आप 14 अगस्त को उन लोगों को बुलाएं हर 14 अगस्त के ऊपर जो इस मुल्क में नए आए हैं, ताकि वो इंट्रोड्यूस हों कि सफारत खाना क्या है। उनको तो ये 2-4 जो गिने चुने नाम हैं, एमपीज, लॉर्ड्स और मेयर वगैरह, उनको ही खाने शने खिलाने से फुर्सत नहीं मिलती। जो आउट ऑफ बॉक्स काम है वो होते नहीं है। मैं किसी एक सफारत खार या सफारत खाने को तनकीद नहीं कर रहा, मैं फॉरेन ऑफिस की बात कर रहा हूँ, मैं तमाम मुल्कों की बात कर रहा हूँ कि ये जहत होनी चाहिए कि जहां जिस मुल्क की ज्यादा खपत है वहां हमारे लोग जाने चाहिए, तजारत बढ़नी चाहिए, स्टूडेंट स्टाइपेंड के ऊपर जाने चाहिए, उनको वहां मुस्तकल करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ ज़र मुबादला बढ़ना चाहिए। ये वो 4-5 काम है, और मौजूद कम्युनिटी को खुशहाल रखना चाहिए, उनके साथ राब्ता रखना चाहिए, उनके साथ हर महीने कोई ना कोई मीटिंग होनी चाहिए, चाहे जूम मीटिंग ही हो,
ताकि उनकी राय ले सके, वो खुश हैं नहीं खुश हैं। हर शोबे के हेड को, कोई आलिम दीन को, कोई टीचर को, डॉक्टर को, कोई इंजीनियर को, कोई लॉयर को उस मीटिंग में बुलाना चाहिए, ताकि हर शोबा आए जिंदगी से लोग अपनी जो है फीडबैक दें और सफीर को पता हो कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है। इस तरह की एक्सरसाइजेस कम है, ज्यादा होनी। मौल साहब, आखिर में आप सब जगह सारे चैप्टर मुकम्मल कर चुके हैं। काफ़ी अरसा से आप यहाँ डेनमार्क की तरफ चक्कर लगाने की बातें हो रही थी कि आप इस चीज़ को, अपना जो यहाँ का चैप्टर है, दोबारा मुकम्मल करेंगे। तो क्या खबर आप देंगे, कब मुकम्मल कर रहे हैं? ये स्कैंडिनेविया जी हमारे रडार पे है इंशाल्लाह ताला। मैंने आना भी था, सदीक मलिक साहब की वफात के बाद मैंने इसको रखा हुआ है कि डेनमार्क आना है और पुरसा देना है सिकंदर साहब को, और मिलना भी है। हमारे मिर्जा साहब हैं यहाँ, पूरी टीम है, यकूब साहब हैं, और यूथ विंग का पूरा चैप्टर है, और पुराने साथी भी हैं, सेठी साहब भी हैं, आप भी हैं, और असद याद साहब भी हैं। तो उनको लगे हुए हैं। ये एक्चुअली जब आना चाहते हैं तब ये अवेलेबल नहीं होते, जब हम अवेलेबल होते हैं तब कोई ना कोई मसला हो जाता है। और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे जल्दी नॉर्वे, डेनमार्क और मालमू आए हम और लोगों से मिलें, और जल्दी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि विजिट करें और लोगों के साथ डायरेक्ट मुलाकात।